Hello everyone, welcome to Pragyan IAS, and today we'll be talking about budget. What are the key terms when we see budget or when we see the document, but we are not really aware about the basics or the terminology which is used. So we'll understand the basic terms which are used in the budget. Okay, so to understand this, we need to understand what is budget or what is government budget. So we'll like start with understanding what is government budget. It is a financial statement. स्टेटमेंट में क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या होता है, जिसमें होते हैं एस्टिमेट्स होते हैं, मतलब आप एस्टिमेट करते हो, आप रफ आइडिया लगाते हो कि आपका इनकम कितना रहेगा और एक्सपेंडिचर कितना रहेगा। ठीक है, एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में, है ना, फाइनेंशियल ईयर। वी नो दैट वी काउंट फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम अप्रैल टिल मार्च। ओके, पहले देयर इज अ रीजन व्हाई वी take financial year from April till March, and we haven't changed it because then it would require a lot of changing in the whole processing. ठीक है, तो अपन अभी भी अप्रैल से मार्च ही लेते हैं क्योंकि पहले से ही चला आ रहा है और इसको चेंज करने के लिए अभी टाइम अभी बहुत ज़्यादा चेंजेस लाने पड़ेंगे पूरे फंक्शनिंग में, विच इज़ लॉट कॉस्ट कंज्यूमिंग इन एवरीथिंग। सो ये बजट होता है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप किसी भी चीज़ के, इवन इफ यू आर प्लानिंग अ ट्रिप, सो यू मेक एन एस्टिमेट, राइट, यू मेक एन एस्टिमेट ऑफ वो कितना, ये एस्टिमेट है, एस्टिमेट बनाओगे आपकी आपका कितना पैसा खर्च होगा, आपकी इनकम कितनी, आपके पास पैसा है कितना और आपका खर्च कितना होगा। तो एक एस्टिमेट बनाते हो ना अपन, तो वैसे ही गवर्नमेंट भी अपना एस्टिमेट बनाती है कि पूरे साल में वो कितना पैसा आने वाला है उसके पास और कितना पैसा वो खर्च करने वाली है। सो दे मेक अ रफ आइडिया कि इस डिपार्टमेंट वाइज इतना इतना ये हमारे प्लान्स है, उसके अकॉर्डिंग हमारा इतना इतना पैसा खर्च होगा, इतने इतने पैसे से इतना आ रहा है। सो हाउ वी कैन मैनेज इफ देर इज अ गैप और देर इज अ डेफिसिट और देर इज एक्सेस। तो बजट दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो बजट एक्सेस में हो सकता है, या तो एक्सेस में हो सकता है या डेफिसिट में हो सकता है। ओके, एक्सेस का मतलब एक्स्ट्रा हो गया, आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कम है रेवेन्यू से, जो रेवेन्यू आपने अर्न किया उससे, मतलब जितना पैसा था आपने पैसा कम खर्च करा तो आपके पास बच गया पैसा, है ना। और डेफिसिट का मतलब है कि आपका एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से। जैसे बेसिक, अब डेफिसिट के भी 3 से 4 टाइप के होते हैं, मतलब एक हो गया होता है फिजिकल डेफिसिट, एक रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, एक होता है इफेक्टिव कैपिटल डेफिसिट एंड एक होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, ये बेसिक डेफिसिट होते हैं। अगर आपको रेवेन्यू डेफिसिट समझ आ गया तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट समझ आएगा, विल अंडरस्टैंड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स आगे। अब अपने बजट के और पार्ट समझने के लिए अपन समझेंगे कि बजट के 2 पार्ट होते हैं, एक हो गया अपना एक्सपेंडिचर, दूसरा हो गया अपना रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर के भी फिर 2 पार्ट हो गए, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू के भी 2 पार्ट हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ओके, so we'll take like it on a fresh slide. What are we talking about? So ये अपना बजट हो गया, बजट है, बजट के 2 पार्ट हो गए, ये अपना हो गया एक्सपेंडिचर, एक अपना हो गया रिसिप्ट्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर के 2 पार्ट्स है अगेन, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट्स के 2 पार्ट्स हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। अब रिसिप्ट्स क्या है, जो रिसीव किया आपने, आपको जहां से पैसा मिला वो आपके रिसिप्ट्स हो गए। एक्सपेंडिचर जहां से पैसा गया, तो एक्सपेंडिचर को अगर अपन ऐसे मैथमेटिकली देखें तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, क्योंकि रिसीव जो भी होता है वो प्लस में आता है, एक्सपेंडिचर मतलब आपके लिए माइनस, जस्ट टू रिमेम्बर इट। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट, अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, ये रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है, ये समझने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आप क्रिएट कर रहे हो। अब इस ये सारे टर्म समझने के लिए अपन समझेंगे 2 और टर्म, एक एसेट क्या होता है, एक लाइबिलिटी क्या होता है। एसेट वो होता है जिससे आपका कुछ एडिशन हो रहा है, मतलब आपकी एक इनकम जनरेट होती है। लाइबिलिटी एक बोझ मान लो, ठीक है, आपकी एक लाइबिलिटी है। दीज आर वेरी कॉमन टर्म्स, सो विल ऑलवेज एनीवेज विल बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स, कि एसेट जो बोझ है जिसमें आपका पैसा जा रहा है, ठीक है, और लाइबिलिटी, सॉरी,
लाइबिलिटी क्या है जिसमें आपका पैसा जा रहा है, और एसेट क्या है जिसमें आपको पैसा मिल सकता है। जैसे कि आपने एक लैंड खरीदा या घर खरीदा, तो दैट वुड बी योर एसेट, बिकॉज land you can give it on rent and you can earn money out of it and everything, है ना। and suppose you are buying any luxury item या something, like you are buying a Audi या मतलब like a car which, ठीक है, you already have a car but still आप एक extra car buy करो, तो it would be a liability because then you will be required to maintain it, it would require servicing, आपका पेट्रोल के लिए खर्चा हो रहा है अगर आप उसको पर्सनल यूज के लिए करते हो। फिर आप अगर उसको इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए बाय करो, दैट इज अ डिफरेंट सिनेरियो। सो यू अंडरस्टूड द बेसिक डिफरेंस कि आपका घर जो होगा वो एक एसेट होगा, कार मे बी लाइबिलिटी हो सकती है अगर आपके पास ऑलरेडी व्हीकल्स हैं तो, क्योंकि वो आपको नीड नहीं है बट स्टिल आपके पास है, तो आपको बस उस पर एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ रहा है जिसका आपको मतलब खर्चा ही जा रहा है ना, आपका कुछ पॉजिटिव प्लस तो मिल नहीं रहा है अदर देन द शो एंड एवरीथिंग। सो दीज आर द टू थिंग्स अगर लेमन लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में अपन समझे तो। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें अपन एसेट जो है अपना क्रिएट होता है, मतलब एसेट बढ़ता है, और लाइबिलिटी जो है वो कम होती है। इसमें ना एसेट पे, इसमें दोनों पे ही फर्क नहीं पड़ता, ना एसेट पे फर्क पड़ेगा ना लाइबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। और इधर भी सेम है, इधर एसेट जो है वो डिक्रीज होगा और लाइबिलिटीज जो है वो इंक्रीज होंगी। ओके, सो आपका ये क्रिएट होगा। एंड अगेन इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब इसके भी टाइप्स हैं। एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर किसको बोलेंगे? जिसमें एसेट क्रिएट होगा। तो एसेट किस में क्रिएट होता है? जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जैसे आपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपने इंफ्रा डेवलप किया है, तो इंफ्रा डेवलप करने की वजह से फ्यूचर में आपको बेनिफिट होगा, मतलब कंट्री को बेनिफिट होता है, कंट्री वुड बी अर्निंग एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। सो दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर का इन्वेस्टमेंट कम्स अंडर दिस। एंड एनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो दैट वुड कम अंडर कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन सा है? वो एक्सपेंडिचर जो आप डे टू डे बेसिस पे आपको करना ही पड़ रहा है, मतलब डे टू डे, ठीक है। जिसका एग्जांपल हो गया अपना पेंशन्स या सैलरीज जो देती है गवर्नमेंट, ये सारी चीजें इसके अंदर आ गई, सब्सिडीज वगैरह भी इसी के अंदर आ जाएगा ऐसे, ठीक है। सो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो मोस्टली गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, जिसमें गवर्नमेंट का खर्चा हो रहा है और उसको कुछ इन रिटर्न कुछ मिल नहीं रहा है, जस्ट डेली एक्सपेंडिचर। इंटरेस्ट पेमेंट्स भी इसमें आएगा, जो जैसे आपने लोन लिया, ठीक है, तो आपने बोरो किया अमाउंट, पर उस अमाउंट के ऊपर एक इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा ना। इफ यू आर बोरोइंग अ पर्टिकुलर अमाउंट, सो यू विल पे योर इंटरेस्ट ऑन टू इट। सो वो इंटरेस्ट पेमेंट्स भी इसके अंदर आती है। तो वो भी एक, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट बिकम्स अ वेरी ह्यूज पार्ट ऑफ आवर बजट, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि व्हाट ऑल कम्स अंडर दिस एंड व्हाट ऑल डजंट। और ये एक्सपेंडिचर। फिर रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है और कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स अपना जिससे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है मेजरली, ये है टैक्स रिसिप्ट्स एंड नॉन टैक्स रिसिप्ट्स। टैक्स में अपने सारे आ गए, डायरेक्ट आ गया एंड इनडायरेक्ट आ गया। डायरेक्ट में इनकम टैक्स वगैरह हो गया, इसमें जीएसटी हो गया, इसमें इनकम टैक्स हो गया। और नॉन टैक्स में फीस हो गया, जो आप कोई भी गवर्नमेंट को फी वगैरह पे करते हो, फाइन्स पे करते हो, या कोई भी ग्रांट है आप दे रहे हो किसी को, जो आप इन जनरल पैसा दे रहे हो, एड जो भी दे रहे हो, सो दैट वुड कम अंडर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और अब कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर क्या आएगा? कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर वो रिसिप्ट्स आएंगे या वो आएगा जिससे आपका एसेट कम हो रहा है। जैसे आपने डिसइन्वेस्ट कर लिया, तो डिसइन्वेस्ट किया है, तो आपके पास एक कंपनी थी जो आपने जिसका कुछ शेयर्स बेच दिया है, उसके कुछ शेयर्स कम कर दिए, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट हुआ है। तो मतलब बेसिकली आपके पास पहले अगर वो कंपनी प्रॉफिट अर्न करती, पीएसयू होता, तो वो उसका ज्यादा पोर्शन आपको मिलता, पर अब आपको उसका कम प्रपोर्शन मिलेगा, बिकॉज नाउ यू आर ओनिंग लेस शेयर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपनी, राइट। सो डिसइन्वेस्टमेंट इसका पार्ट हो गया। देन बोरोइंग्स, आप बोरो कर रहे हो कहीं से भी, सो बोरिंग्स इसका पार्ट होगी। कोई भी बोरिंग, कोई भी दूसरी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटीज, ये सारी कैपिटल रिसिप्ट्स का पार्ट होगी। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से अपना एसेट कम हो रहा है। एंड वन मोर थिंग, रीपेमेंट, ठीक है। रीपेमेंट ऑफ लोन्स वुड आल्सो कम अंडर दिस। रीजन बीइंग, रीपेमेंट क्योंकि आपने किसी को पैसा दे रखा था, दैट मीन्स दैट वाज अ मनी विच वाज सिक्योर्ड और विथ यू। बट नाउ इफ समवन हैव गिवन यू बैक, तो आपके पास पैसा तो आ गया है, बट उसकी वजह से आपका एक काइंड ऑफ वो एक एसेट था जो
कम हो गया तो आपका एसेट कम हो गया, तो रीपेमेंट की वजह से एसेट कम हो गया, बोरिंग की वजह से लाइबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि आपको फ्यूचर में पे तो करना ही पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से, डिसइन्वेस्टमेंट की वजह से भी आपका एसेट कम हो रहा है। सो टू ओवरऑल अंडरस्टैंड कि बजट के दो पार्ट्स होते हैं, एक्सपेंडिचर रिसिप्ट। एक्सपेंडिचर जो खर्चा कर रहे हो आप, एक्सपेंडिचर के दो पार्ट्स है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू जो आप डे टू डे बेसिस पे कर रहे हो, जो डे टू डे गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए नीड होती है, गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज हैं, सिटीजन के लिए गवर्नमेंट काम करती है, जो भी चीजें गवर्नमेंट कर रही है जिसमें गवर्नमेंट को एज सच मॉनेटरी रिटर्न्स नहीं हो रहे हैं, तो वो रिटर्न्स अभी नाइदर शॉर्ट टर्म हो रहे ना लॉन्ग टर्म होंगे, तो इसमें सारे शॉर्ट टर्म्स है, सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो लॉन्ग टर्म है, क्योंकि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इसका जो इम्पैक्ट है वो अभी शॉर्ट टर्म में नहीं दिखेगा, बट लॉन्ग टर्म में द गवर्नमेंट और द कंट्री वुड गेन आउट ऑफ इट, राइट। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पेंशन, सैलरीज, सब्सिडीज, इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो भी आप रेगुलर बेसिस पे आपको ईयरली बेसिस मतलब फाइनेंशियल ईयर में आपको जो पेमेंट करना है वो सारा उसके अंदर आएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो आप अपने बेनिफिट के लिए कर रहे हो, जो जिसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिखेगा इकोनॉमी पे, और जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड्स, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन पे जो भी खर्चा हो रहा है वो सब चीजें। एंड देन देयर आर रिसिप्ट्स, तो देयर इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स वही जिसका अगेन कोई इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना एसेट पे ना लाइबिलिटी, नाइदर क्रिएट्स एसेट नॉट नॉट डिक्रीजेस लाइबिलिटी और वाइस वर्सा। तो इसमें दो होते हैं, दैट इज टैक्स एंड नॉन टैक्स। टैक्स वही डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, डायरेक्ट जिसका आपको डायरेक्ट बेयरर हो आप, तो आप एज अ सिटीजन एज अ पर्सन यू पे इनकम टैक्सेस एंड ऑल दीज टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स जो आप जीएसटी वगैरह पे करते हो। नॉन टैक्स में आ गया फीस, फाइन्स, ग्रांट्स, एड जो भी मिलती है गवर्नमेंट की साइड से, आप सॉरी अपन को गवर्नमेंट को पे करनी पड़ती, पे अपन पे करते हैं पैसा, या फिर कोई और गवर्नमेंट को किसी ना किसी तरीके से पैसा दे रहा है, ठीक है। तो वो ये सारी चीजें इसमें आ गई। फिर ग्रांट्स वो होती है जिसको आपको कभी वापस रीपे नहीं करना है, इसीलिए तो ग्रांट और बोरिंग्स आर डिफरेंट। तो ग्रांट या एड वो है जो लाइक वन वे, आपको ऐसा नहीं है कि उसको रिटर्न करना है, अगर रिटर्न करना है तो आप एक तरीके से बोरिंग हो, इसलिए ग्रांट्स रेवेन्यू रिसिप्ट में आएगा, कैपिटल में नहीं आएगा, कैपिटल में बोरिंग्स आएंगी। बोरिंग्स, डिसइन्वेस्टमेंट्स एंड रीपेमेंट्स ऑफ लोन एंड एवरीथिंग वुड कम अंडर दैट, ठीक है। सो मूविंग फॉरवर्ड, so we'll go ahead into deep into understanding the deficits and other terminologies about the budget. So firstly, what is capex? Capex क्या है? वो मनी जो गवर्नमेंट स्पेंड करती है किस पे? मशीनरी, वो मनी जो मशीनरी पे, जो ही मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर जो बताया तो वही अपना कैपेक्स है, ठीक है। जो मनी गवर्नमेंट किस पे स्पेंड कर रही है, मशीन पे स्पेंड कर रही है, या फिर हाँ मशीन पे स्पेंड कर रही है, इक्विपमेंट्स पे स्पेंड कर रही है, स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी ये सारे इसके अंदर आएगा, तो इसमें कॉस्ट जो गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है, जिसकी वजह से प्रॉफिट या डिविडेंड जनरेट होगा फ्यूचर में। और सच एज अगर लैंड भी एक्वायर कर रही है, तो लैंड एक्वायर करने पे जो कॉस्ट आ रही है, तो फ्यूचर वही अगेन वही मैंने जो बोला था, जैसे कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट होता है, तो लॉन्ग टर्म में आपको इसका आउटपुट दिखेगा, बेनिफिट दिखेगा, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमेशा पॉजिटिव माना जाता है कि अगर गवर्नमेंट कैपिटल कैपिटल पे एक्सपेंसेस कर रही है, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म में इकोनॉमी को बेनिफिट हो सकता है। मूविंग फॉरवर्ड, व्हाट आर डायरेक्ट टैक्सेस? डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जिसका आप जो टैक्स पे कर रहा है, वो उसी जिस पे लगा है टैक्स उसी को पे करना है, वो अपना बर्डन पास नहीं कर सकता। जैसे आप पे टैक्स लगा है, आपकी इनकम पे टैक्स है, तो आपकी इनकम पे टैक्स है मतलब आप ही को पे करना पड़ेगा वो टैक्स। तो इसका मेजर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इनकम टैक्स होता है, जो आप टैक्स जिसको पे किया उसी को डायरेक्टली पे करना है, और जिस पे लेवी हुआ है ये टैक्स, ठीक है। देन इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस है जो कंजम्पशन ऑफ गुड्स पे लगते हैं, गुड्स या सर्विसेज के आप कंज्यूम कर रहे हो उस चीजों को, तो इसलिए आपको टैक्स देना पड़ रहा है। अगर आप नहीं करोगे कंज्यूम तो आपको नहीं देना पड़ रहा है टैक्स, है ना। तो इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली मतलब कि आप प्रोडक्शन हुआ तो जैसे कोई भी जैसे बिस्किट बना, ठीक है, तो बिस्किट वाले ने अपना पैसा रख लिया कि 10 रुपए, उसमें उसने 2 रुपए अपने टैक्स के भी जोड़ लिए थे, क्योंकि उसको पता है प्रोडक्शन पे उसको 2 रुपए शायद गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे, तो उसने 10 रुपए में वो बिस्किट बेच रहा है। अगर आप 10 रुपए का बिस्किट खरीदोगे ही नहीं, तो आपको ये 2 रुपए वाला टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो ये वाला टैक्स आप इनडायरेक्ट तरीके से एक जो टैक्स पे करो, तो वो जीएसटी हो गया, जो नॉट डायरेक्टली लेविड, वो डायरेक्टली इनकम इंडिविजुअल की इनकम पे लेवी नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस, एक्साइज ड्यूटी, वैल्यू एडेड टैक्स, कस्टम ड्यूटी, स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी ड्यूटीज और वैल्यू एडेड, वैल्यू एडिशन होता है ना, आप कितना टैक्स पे किया, एक्साइज पर प्रोडक्ट, सर्विस टैक्स वगैरह, ये सारे टैक्सेस के अंदर आते हैं। पर प्रोडक्ट पे जो टैक्स लग रहा है कि आपने इतनी क्वांटिटी में कुछ चीज खरीदी तो उस क्वांटिटी पे लग रहा है, बल्क पे लग रहा है, वो सारे टैक्स इनडायरेक्ट लेवल पे जो प्रोडक्ट पे टैक्स लग रहा है, जिसका बर्डन आप बेसिकली पास कर सकते हो, पास ऑन कर सकते हो। किसने ये जो प्रोड्यूसर था, इसको तो ये
इसको तो ये 8 रुपए का बिस्किट बेचता तो भी इसको 2 रुपए का टैक्स देना ही था, और ये 10 रुपए का बेच रहा तो भी 2 रुपए का टैक्स देता। तो इसने क्या किया, इन दोनों को ऐड करके ये 10 रुपए का बेचने लग गया। 10 रुपए का बेचा इसने, तो इसको इसने अपना जो 2 रुपए वाला जो बर्डन था टैक्स का, उसको उसने कंज्यूमर पे पास ऑन कर लिया ना, ये कंज्यूमर को पे करना पड़ जाएगा अब ये वाला टैक्स का बर्डन। तो इसीलिए इसका बर्डन पास कर सकते तो इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स है जिसका बर्डन आप पास नहीं कर सकते, बर्डन जो जिस पे पे हुआ है वही पे करेगा। अब प्राइवेट एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज क्या होती हैं, वो सोसाइटीज अपना क्रेडिट फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत बड़ी चीज रही है, जनधन योजना वगैरह ये सब चीजें उसी में आई थी। 2021 में ये आई थी, जिसको अपन बोल सकते हैं PACS। तो इसमें क्या है, आप ये सबसे लोएस्ट लेवल पे अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है तो उसके लिए सोसाइटीज आई हैं। ये सोसाइटी तो लोएस्ट मतलब ये स्मॉलेस्ट कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन है, जो विलेज लेवल के लिए इंस्टीट्यूशन, मतलब कि रूरल रेजिडेंट्स वगैरह को डायरेक्टली फाइनेंशियली इंक्लूड करने के लिए। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या होता है कि वो फाइनेंशियली ज्यादा कैपेबल बने, मतलब कि वो बैंक्स के थ्रू सेविंग वगैरह करें, लोन्स ले बैंक के थ्रू, ताकि एक ऑर्गेनाइज तरीके से इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो जाए ना सिस्टम। मतलब जो जमींदार हैं या मनी लैंडर्स हैं, उन सब का रोल जो है वो कम होता रहे, और फार्मर्स को टाइमली क्रेडिट मिलता रहे और एट अ लोअर प्राइस मिलता रहे। तो ताकि वो एनकरेज कर सके कि इनको सेव करने के लिए, डिपॉजिट के एक्सेप्ट करने के लिए, लोन्स वगैरह के जो भी डिजर्व करते हैं और रीपेमेंट्स वगैरह के लिए, तो इन सब के लिए ये बनी है फाइनेंशियल इंक्लूजन एट द लोएस्ट लेवल के लिए। प्राइमरी क्रेडिट एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज आर क्रिएटेड। नाउ व्हाट इज ब्लू शीट? ब्लू शीट एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर क्रूशियल नंबर्स अपडेटेड होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं बजट के वो सारे इसके अंदर होते हैं, जो बजट प्रिपरेशन के टाइम जो सेव गार्ड जिसका सेव गार्ड जॉइंट सेक्रेटरी जो फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो सेव गार्ड करते हैं इसको, ठीक है। जस्ट लाइक अ कॉन्फिडेंशियल नंबर का एक पेपर है जिसके अंदर क्रूशियल नंबर्स है, कॉन्फिडेंशियल ब्लू प्रिंट है, ठीक है। तो ब्लू शीट हो गया। अब फाइनेंशियल फिजिकल डेफिसिट क्या है, फिजिकल अब सारे डेफिसिट्स पढ़ रहे हैं अपन, ठीक है ना, धीरे धीरे करके। तो पहला हो गया अपना फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट, just remember this one thing about fiscal deficit, that is it is equal to borrowings. Fiscal deficit is always equal to borrowing. अगर इसका दूसरा फॉर्मूला देखना है तो fiscal deficit is equal to non debt creating capital receipts, sorry, माइन एंड प्लस इसके अंदर रेवेन्यू रिसिप्ट्स को प्लस कर देते हैं। तो आपने खर्चा किया तो आपका एक्सपेंडिचर हुआ, ठीक है, एक्सपेंडिचर किया आपने, तो आपका एक्सपेंडिचर डेफिसिट कब होगा, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा रिसिप्ट से। रिसिप्ट से एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तभी डेफिसिट होगा ना, तभी बजट डेफिसिट में जाएगा। मतलब कि आपके पास जितना पैसा था नहीं पर आपने ज्यादा खर्च कर लिया, तो कैसे खर्च कर लिया आपने, किसी ना किसी तरीके से तो पैसा पाया होगा ना, तो कैसे पाया, आपने बोरो किया बेसिक। तो पैसा ज्यादा खर्च हो रहा है तो अपने को अगर पता करना है कि आपने कितना बोरो किया, कितना एक्स्ट्रा खर्च किया, उसके लिए अपन फिजिकल डेफिसिट निकालें। तो फिजिकल डेफिसिट आपको एक डायरेक्ट इकोनॉमी की वो चीज बता देगा कि भाई एक इकोनॉमी की बोरोइंग कितनी है, या फिर जितना वो कमा रही है उससे ज्यादा एक्स्ट्रा कितना खर्च कर रही है। तो नॉन डेट क्रिएटिंग रिसिप्ट्स, तो डेट क्रिएट करने वाली कैपिटल रिसिप्ट्स कौन सी होती है, और नॉन डेट मतलब डेट क्रिएट कर रही है बेसिकली आपको फ्यूचर में उसको रीपे कर, किसी ना किसी तरीके से रीपे करना है, तो डेट क्रिएट हो रहा है ना आपके लिए, तो एक तरीके का डेट है। अगर आपको नहीं करना है तो वो डेट नहीं है। तो बोरिंग्स आर ऑलवेज डेट क्रिएटिंग बिकॉज यू हैव टू पे देम इन फ्यूचर विद एन इंटरेस्ट अमाउंट एज वेल। तो रेवेन्यू रिसिप्ट, जो भी रेवेन्यू आपको मिल रहा है, कैपिटल कह लो या फिर रेवेन्यू रिसिप्ट जो भी इसमें टैक्स रेवेन्यू कह लो या नॉन टैक्स रेवेन्यू कह लो, है ना, आपको पैसा मिला टैक्स या नॉन टैक्स से। और आपने कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल में अगेन दूसरे तरीके से जो पैसा मिल रहा है, अपन ने देखा था कैपिटल, जस्ट अ सेकेंड। सो वी नो व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट रिसिप्ट्स के दो टाइप देखे थे अपन ने, एक तो था कैपिटल रिसिप्ट्स, एक था रेवेन्यू रिसिप्ट्स, राइट। कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, तो अपन का जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो रहा है तब डेफिसिट हो रहा है। अब फिजिकल डेफिसिट क्या है, बोरिंग्स के इक्वल है। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या था कि रेवेन्यू में टैक्स और नॉन टैक्स रिसिप्ट से जो अपने को पैसा मिल रहा है, एक तरीका तो वो था कि टैक्स या नॉन टैक्स रिसिप्ट से पैसा मिल रहा है, एक दूसरा था जिसकी वजह से अपने एसेट कम हो रही थी या लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही थी, उस तरीके से जिसमें अपन देखा था डिसइन्वेस्टमेंट्स, बोरोइंग्स, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये सारी चीजें देखी थी। तो ये सारी चीजों के आपके पैसा मिल रहा है, पर इसमें भी दो तो उससे एसेट आपका कम हो रहा है पर लाइबिलिटी
लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं हो रही थी, जैसे डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में कभी कुछ पे नहीं कर रहा है, जस्ट आपका एक एसेट कम हो गया है। इवन रीपेमेंट ऑफ लोन, उसमें भी फ्यूचर में आपको कुछ डेट नहीं हो रहा है, यू जस्ट योर एसेट इज डिक्रीजिंग बट देयर इज नो डेट क्रिएशन। तो डेट क्रिएट करने वाला क्या था, एक इकलौता बोरिंग था। बोरिंग को अगर एक्सक्लूड कर लेते हैं, या तो आप इसको बोल सकते हो नॉन डेट क्रिएटिंग को ऐसा बोल सकते हो, एक्सक्लूडिंग बोरिंग्स। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एक्सक्लूडिंग बोरिंग प्लस रेवेन्यू रिसिप्ट्स। फिजिकल डेफिसिट क्या हो गया अपना, एक्सपेंडिचर में से ये माइनस कर देंगे तो जो आएगा वो अपना फिजिकल डेफिसिट होगा। तो फिजिकल डेफिसिट एक फिजिकल बैलेंस है, जो डिफरेंस है रेवेन्यू रिसिप्ट्स और नॉन डेट क्रिएटिंग टू द टोटल नॉन डेप्ट रिसिप्ट्स एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ये फॉर्मूला है इसका मेजर। एक्सपेंडिचर में से तो माइनस करना ही पड़ेगा, तभी आएगा अपना ये। या तो एक्सपेंडिचर में से ये सारी चीजें माइनस कर लो, या फिर इस एक्सपेंडिचर में से रेवेन्यू उसको माइनस करके माइनस बोरिंग कर लो, तो यू विल गेट। सो ओवरऑल इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फिजिकल डेफिसिट, इज इट इज इक्वल टू बोरिंग, डेट क्रिएटिंग नॉन डेट क्रिएटिंग समझ आ गया, जिसकी वजह से डेट हो रहा है, मतलब फ्यूचर में आपका अभी के लिए एक लाइबिलिटी था जो फ्यूचर में आपके लिए डेट क्रिएट कर लेगा। अब रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स सिंपल है, सॉरी रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, रेवेन्यू डेफिसिट सिंपल है, इट इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हुआ है तो इसीलिए अपन एक्सपेंडिचर से माइनस करेंगे रेवेन्यू रिसिप्ट्स को, जो अपना एक्सपेंडिचर में से उसको माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा वो अपना रेवेन्यू डेफिसिट होगा, कि कितना अपन ने, अगर सिर्फ रेवेन्यू के हिसाब से देखें तो रेवेन्यू में आपने जो रेवेन्यू का जो डे टू डे एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो डे टू डे आपकी इनकम आ रही है, तो डे टू डे इनकम में से डे टू डे एक्सपेंडिचर कितना ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या है, इसमें अगर अपन वो वाली ग्रांट एक्सक्लूड कर लें या फिर उसका डिफरेंस कर लें जिसकी वजह से एसेट या कैपिटल एसेट का क्रिएशन हो रहा है। कैपिटल एसेट का क्रिएशन मतलब कि जो वो एसेट्स जो आपको फ्यूचर में या लॉन्ग टर्म में बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे। तो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट में से इज इक्वल टू रेवेन्यू डेफिसिट जो था उसमें से अपन ग्रांट, वो वाली ग्रांट माइनस कर देंगे जिसकी वजह से एसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है। वो वाले माइनस कर देंगे तो अपना ही आ जाएगा। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या है, इट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट्स। अब अपन ने डेफिसिट, तो इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अपना फिस्कल डेफिसिट क्या था, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बोरोइंग्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। मतलब बोरिंग्स, तो आपने एक पर्टिकुलर, जैसे आपने एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, आपने 2023 में कुछ पैसे बोरो किए, जैसे आपने बोरो किए 1000 रुपीज, ठीक है। और 2024 में आपको ये रीपे करना है, तो आपको 1000 तो पे करना ही है, अब इस पे 10% का इंटरेस्ट भी पे करना है। सो 1000 का 10% इज 100 रुपीज, तो टोटल आपको कितना 1100 रुपीज पे करना है, इतना पे करना है। तो इसमें से आपको, अगर ये जो 100 रुपीज वाला जो अमाउंट है, ये तो आपने कहीं यूटिलाइज, मतलब इसका तो कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ ना, इसका तो कुछ यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। सपोज आपने ये जो 1000 बाय बोरो किया था, इसकी वजह से आपने कहीं पे कुछ बिल्डिंग्स वगैरह बना दी और कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे दिया, कुछ कुछ भी कंस्ट्रक्टिव काम कर लिया, ठीक है। तो वो आपका यूटिलाइज हो गया पैसा, ठीक है, पॉजिटिव आउटपुट। बट ये जो पैसा है जो आपको एज ए इंटरेस्ट पेमेंट देना पड़ रहा है, इट इज लाइक a payment which was not even used, मतलब वो तो इंटरेस्ट ही है, वो तो आपका कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ उससे, या कुछ यूसेज इन रियल नहीं हुआ, तो वो बस एक्स्ट्रा वेस्टफुल मनी काइंड हो गया। तो अगर वो एग्जैक्ट पता करना है कि आपने जो बोरिंग की है उस बोरिंग में से वो अमाउंट कितना है जिसका एक्चुअल में इकोनॉमी में यूसेज भी नहीं हुआ है, वो पता करने के लिए अपन प्राइमरी डेफिसिट पता करते हैं। तो इसीलिए बोरिंग में से जब अपन इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर देंगे तो जो होता है वो अपना प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये गलत लिख लिया, बस यही है इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो ये इन रियल या आपको वो अमाउंट बताता है जो आपने लाया है, जिसकी वजह से जो एक्चुअली इकोनॉमी में यूटिलाइज हुआ है टू क्रिएट समथिंग। ये नहीं था, ये गलत था ना। आगे इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसे कि अपना इफेक्टिव रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था, वैसे ही इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर भी वैसे ही है। जो इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर है अपना वो एक्सपेंडिचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस ग्रांट,
अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा था, वो एक्सपेंडिचर जिसकी वजह से एसेट क्रिएशन हो रहा है, लाइबिलिटी का डिक्रीज हो रहा था। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसमें आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर प्लस वो ग्रांट या एड जिसकी वजह से आपका एसेट का क्रिएशन हो रहा है। तो ग्रांट्स जिसकी वजह से एसेट का क्रिएशन हो रहा है वो इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, अब कैपिटल बजट क्या होता है? कैपिटल बजट और रेवेन्यू बजट, दो टाइप्स के बजट, अगेन अपन ने बजट पढ़ा था, कैपिटल रेवेन्यू। तो कैपिटल बजट वो बजट है जिसमें अपन ने इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स और लोन्स वगैरह जैसी चीजें इंक्लूड की थी। इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है जिसकी वजह से हेल्थ फैसिलिटीज, रोड्स या लैंड्स आप एक्वायर कर रहे हो, जिसकी वजह से गवर्नमेंट को एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे काम कर रही है, एसेट क्रिएट कर रही है। तो कैपिटल बजट में वो सारी इंक्लूड आएगी जो लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर हो रहा है जिसकी वजह से कैपिट एसेट क्रिएट होगा गवर्नमेंट के लिए। और रेवेन्यू बजट क्या है? उसमें वो सारी चीजें है कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स वाली, कि जिसमें भी टैक्स रिलेटेड इनकम हो रही है या इंटरेस्ट डिविडेंड्स के थ्रू या कोई भी फीस वगैरह के थ्रू आपको पैसा मिल रहा है, गवर्नमेंट को पैसा मिल रहा है। जिसमें गवर्नमेंट का डे टू डे बेसिस फंक्शनिंग होती है इसमें, और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जिसमें अपन सब्सिडीज वगैरह भी इंक्लूड करते हैं, डेट इंटरेस्ट सब्सिडीज ऑपरेशन जो गवर्नमेंट का डे टू डे हो रहा है काम। तो ये तो हो गया लॉन्ग टर्म, अगर ऐसे इन शॉर्ट याद रखना है तो, और ये होगा अपना शॉर्ट शॉर्ट टर्म। अब CFI क्या है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। उसके अंदर सारी रिसीव्स जो अपन को एक्सपेंडिचर करना है या एक्सपेंसेस करने हैं, या रेवेन्यू जो आपने, जो आपके पास प्लस में आया और जो आपके पास माइनस में गया, ठीक है, आपने जो भी रिसीव किया और जो भी आपसे गया वो सारे इसके अंदर है, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में। इसमें वो वाली जो एक्स्ट्रा चीजें, जो अनएक्सपेक्टेड या अनप्लान्ड चीजें हैं, वो इंक्लूड नहीं होती हैं। इसमें सिर्फ प्लान्ड चीजें इंक्लूड होती है। प्लान्ड मतलब कि आपने बताया था कि हाँ भाई इस डिफेंस में अपने को इतना इतना खर्चा करना है, पर सडनली कोई वॉर हो गई जो प्लान्ड नहीं थी, या कोई डिजास्टर हो गया, कुछ भी, मतलब वॉर के लिए तो अपने पैसा रख रखे, पर कोई डिजास्टर हो गया, यू कैन नॉट प्लान अ डिजास्टर, दैट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। उसके लिए आपको कुछ काफी, जैसे पैंडेमिक में पैसा चला गया तो वो काफी अनप्लान्ड से गया था, तो वो इसका CFI का पार्ट नहीं होगा, सॉलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं होगा, वो दूसरे का पार्ट होगा जिसके लिए गवर्नमेंट की परमिशन वगैरह चाहिए होगी, वो आगे देखेंगे अपन। रिब्यूट क्या है? रिब्यूट वो अमाउंट है जो टोटल इनकम टैक्स होता है उसमें से उसको रिड्यूस किया जाए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो सके कंट्री में, और टैक्स लोड इंडिविजुअल्स पे कम पड़े, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब TDS और TCS क्या होता है? TDS तो ये पे करता है बायर, सॉरी, TDS, सपोज यू आर एन एम्प्लॉय एट अ फर्म, ठीक है, तो आपको जब सैलरी मिलेगी, तो आपको सैलरी मिलेगी तो उसमें से कुछ अमाउंट कट होके मिलेगी, तो वो जो सैलरी कुछ अमाउंट कट होके मिल रही है वो आपका TDS कटा है। TDS मतलब कि जब एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को वो कुछ अमाउंट कट करके कुछ दे रही है तो वो TDS है। जब आप डिडक्शन कर रहे हो एकदम सोर्स पे ही आप डिडक्शन कर रहे हो, ठीक है। तो एक साइलेंट वे गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्ट करने का, जिसमें से बैंक ट्रांसफर वगैरह का नहीं करो आप, एक परसेंटेज फिक्स होता है कितना परसेंटेज कटेगा TDS, और टाइमली मैनर में टैक्स वगैरह कलेक्ट हो सके, इसलिए होता है। तो एक कंपनी है, अगर अपन एग्जाम्पल के थ्रू समझे तो, एक कंपनी अपने एम्प्लॉय, उसका एक एम्प्लॉय है जिसको सैलरी देती है सपोज 10,000, ठीक है, 10,000, और TDS का जो रेट है वो है मान लो 1%। तो 10,000 का 1% हो गया अपना, सॉरी मान लो 10% है, ठीक है, तो 10,000 का 10% अपना हो गया 1,000, ठीक है, तो 1,000 वो कट कर देगी, तो अब जब उसको देगी सैलरी तो उसको 9K ही सैलरी प्रोवाइड होगी। 9K मतलब उसको जो पैसा मिल रहा है वो 9K हो रहा है, उसने पहले ही जो 1,000 रुपए जो गवर्नमेंट को देने हैं ये गवर्नमेंट को जाएंगे, उसने पहले ही कट कर दिए, कंपनी ने ही पहले कट करके उतना अमाउंट दिया। अब टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती है जिनका सेल या उसके सेलर वो एक्स्ट्रा चार्ज करता है उस चीज को, जैसे लिकर वगैरह की सेल पे है ये, और अगर आप इन्वायरमेंट वाली चीजों को सेल कर रहे हो तो उसमें टिम्बर वगैरह पे भी है ये सब, ठीक है। तो आप जो सेलर कलेक्ट करता है बायर से एट द टाइम ऑफ सेल, तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो, जैसे कि टिम्बर जो था, या अपन टिम्बर का एग्जांपल लेते हैं, टिम्बर जो था वो 2,000 रुपए का था, ठीक है, 20,000 रुपए का था। अब 20,000 रुपए का था तो उसपे अपन 5%, अपन 10% ही मानते थे फॉर अ सिंपलर अंडरस्टैंडिंग। 10% तो 20,000 का 10% हो गया 2,000। 2,000 जो रुपीज है वो एक्स्ट्रा, तो अब जो सेलर है जो सेल कर रहा है, तो सेलर टोटल कितना चार्ज करेगा, जो बायर को कितना पे करना पड़ेगा इसका, 22,000, ठीक है, 22,000 ये पेड बाय बायर।
इतना अमाउंट बायर पे करेगा, मतलब वो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर रहा है उस पे। क्यों? क्योंकि वो कलेक्शन एट सोर्स, क्योंकि उस प्रोडक्ट पे इतना एक्स्ट्रा परसेंटेज ऑफ टैक्स लेवी हो रखा है। अमाउंट इज डिपॉजिटेड बाय द टैक्स अथॉरिटी और कलेक्टेड एट द ट्रांजेक्शन, जब ट्रांजेक्शन हैपन हो रहा है या हो रहा है तभी ये कलेक्ट हो जा रहा है। अब फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? जब अपन बजट वगैरह की बात करते हैं तो 3 आर्टिकल्स इसके अंदर आते हैं, 110, 112 एंड आई गेस 113 आता है, ठीक है। 110 इज अबाउट मनी बिल एंड एवरीथिंग, एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है क्योंकि इसके अंदर ये फाइनेंशियल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात हो रही है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेट करती है कि आप पार्लियामेंट को प्रेजेंट करो एक स्टेटमेंट जिसके अंदर एक एस्टिमेट होगा किसका, रिसिप्ट्स का और एक्सपेंडिचर का, जो पूरे फाइनेंशियल ईयर में। टिपिकली इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, एक तो कंसोलिडेटेड फंड, एक कंटीजेंसी फंड और एक पब्लिक अकाउंट्स। कंटीजेंसी फंड वही अपन जो अनप्लान्ड एक्सपेंडिचर वाला जो फंड है जो डिजास्टर वगैरह के टाइम होता है, ठीक है। तो इसमें रिसिप्ट्स और एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट्स, इसके अंदर 3 चीजें, कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी फंड और पब्लिक अकाउंट्स। अब मनी बिल क्या है? मनी बिल वो बिल है जो एक कैटेगरी है फाइनेंशियल बिल की, जिसके अंदर टैक्स रेवेन्यू वगैरह के मैटर्स है, जो एक मनी बिल को ट्रीट किया जाएगा जिसमें स्पेसिफिकली 110, जैसे मैंने 110 बोला था वो मनी बिल का था आर्टिकल। से 1 से A, 2 से G तक जो भी सारे मैटर्स अगर उसमें होंगे तो वो मनी बिल होगा और वो लोकसभा में ही प्रेजेंट हो सकता है। दिस इज पार्ट ऑफ पॉलिटी, ठीक है। एंड देन फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल क्या है? एक फाइनेंशियल एक क्रिटिकल कंपोनेंट है गवर्नमेंट बजट का, डॉक्यूमेंटेशन जिसके अंदर सारी डिटेल्स है किसकी, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कितना है, एक्सपेंडिचर कितना है, कितना अलोकेशन उसने इस फाइनेंशियल ईयर में रखा है, न्यू टैक्सेस क्या क्या है, क्या क्या चेंजेस आए हैं टैक्स स्ट्रक्चर्स में, और ये 1 ईयर पीरियड के अंदर जो भी बिल्स पास हुए हैं जो उसको फाइनेंशियल एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस आर्टिकल 117 कॉन्स्टिट्यूशन का, फाइनेंशियल बिल इज 117। अब बजट एस्टिमेट्स, एस्टिमेट्स आप बहुत बार टर्म सुना होगा, बीई। तो ये बीई जो होता है बजट एस्टिमेट्स होता है कि आपने कितना एस्टिमेट किया है कि एक प्रोजेक्टेड एक इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जैसे डिफेंस इतना पैसा खर्च करेगा अपनी इकोनॉमी में, है ना, कि इतना अपन बजटरी का अलोकेट, जैसे 10 लाख या 20 लाख अपन 20 लाख 1000 इतना अपन अलॉट कर रहे हैं डिफेंस को, तो उतना अमाउंट बजट डिफेंस को अलॉट हो रखा है। पर ऐसा कुछ हो सकता है जिसकी वजह से उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या हो सकता है उसका एक्सपेंडिचर उतना जितना अलॉटेड अमाउंट है उससे कम एक्सपेंडिचर करे। तो एस्टिमेटेड जो अपन निकाल रहे हैं कि कितना एक्सपेंडिचर होगा वो एस्टिमेट है, जो एक्चुअल होगा वो अलग होगा। तो ओबीई जो भी अपन बोलते हैं वो एस्टिमेट्स होते हैं, एक्सपेक्टेड होता है, प्रोजेक्टेड होता है कि अपनी जो वेरियस मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं, जो भी स्कीम्स है सेक्टर्स के अंदर जो भी एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें कितना होगा। तो एक एक्सपेक्टेड कॉस्ट स्पेसिफिक पीरियड टाइम में कि कितना आउटलाइन, एक आउटलाइन प्रोवाइड कर रही है कि अलॉट कितना करना चाहिए मनी, कि वो यूटिलाइज कैसे करेगी, इतना मनी इस डिपार्टमेंट को अलॉट हुआ है। अब वो कैसे यूटिलाइज करती है, हो सकता है ज्यादा कर ले तो वापस वो डिमांड करेगी कि भाई हमको ज्यादा की जरूरत है, हमारे पास ये है, फिर वो गवर्नमेंट में वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती है। फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर वही फंड्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलॉट करती है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के लिए, एक्विजिशन के लिए, डेप्रिसिएशन अगर मशीन का डेप्रिसिएशन या वेयर एंड टेयर कुछ हुआ है उसके लिए, एसेट जो इकोनॉमी में क्रिएट करने के लिए। तो मैंने एक्सपेंडिचर बताया था, तब मैंने 2 बताए थे, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर की वजह से एसेट का क्रिएशन होता है, लाइबिलिटी का डिक्रीज होती है। तो वही चीज इसमें भी बताई हुई है, डेप्रिसिएशन वेयर एंड टेयर वगैरह हो रहा है तो इसमें एसेट ही हो रहा है ना, आप एसेट क्रिएट करो, कुछ नए प्रोजेक्ट वगैरह एक्वायर करो तो एसेट क्रिएट कर रहे हो। अब रिवाइज एस्टिमेट्स, आरई, बीई सुना था, आरई सुना होगा। रिवाइज एस्टिमेट जो एक्चुअल आए, इनकम में जो बजट के एक्सपेक्टेड थे कि भाई हाँ हम 10,000 रुपए, एक अपन 5,000 रुपए इस पे सब्सिडीज वगैरह पे खर्च करने वाले थे, पर इन रियल हो गया ऐसा, कुछ नीड हो गई कि अपने को ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, तो अपना एक्चुअल में जो था वो 6,000 रुपए खर्च हो गए। तो अपना रिवाइज जो आया वो 6,000 आया कि भाई हाँ जितना प्लान था उससे थोड़ा एक्स्ट्रा हुआ है, और ऐसा हो सकता है कि अपने 5,000 प्लान था पर अपने 4,000 ही खर्च किए, तो दैट इज अगेन। तो जो एक्चुअल आया है जो हुआ है वो अपन के नेक्स्ट ईयर में आएगा, तो रिवाइज कर रहे हैं अपन अपने एस्टिमेट्स को, द टर्म इटसेल्फ एक्सप्लेन्स इट। सब मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट रिक्वायर करती फंड फाइनेंशियल ईयर में मॉडिफिकेशन नेसेसिटीज मॉडिफाइड होती है, तो उसको अपन रिवाइज एस्टिमेट बोलते हैं। और ऑन द इवॉल्विंग फाइनेंशियल नीड्स जो इवॉल्व होती रहती है, चेंज होती रहती है, उसके अकॉर्डिंग अपन डिमांड कर सकते हैं। तो with this we complete the chapter about budget or basic terminology about budget. Thank you.